अमरावती में रविवार को हुई जोरदार बारिश के बाद सोमवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बांध के गेट खोले जाने से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने विदर्भ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे अधिकांश जगह पर बारिश हो रही है। अमरावती जिले में रविवार से ही भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी होने से कई जगह जल जमाव की स्थिति निर्माण हो गई है। अमरावती जिले में जोरदार बारिश से अंजनगांव सुरजी, दरियापुर, चांदुर बाजार, चांदुर रेलवे, परतवाड़ा, वरुड़, मोर्शी तहसील में मूसलाधार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। पहले ही जुलाई और अगस्त के महीने में हुई जोरदार बारिश से फसल को नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर से जोरदार बारिश ने किसानों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। अमरावती जिले के धामनगांव तहसील में जोरदार बारिश से कई गांवों में पानी भर गया है। नदी नाली उफान पर है, जिससे कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे कुछ गांवों के रास्ते बंद हो गए और संपर्क टूट गया है। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध के आसपास भारी बारिश होने से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं। इससे वर्धा नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के वरुल घोंगे गांव में मूसलाधार बारिश से पूरा गांव ही जलमय हो गया है। यहां जोरदार बारिश से लाखों हेक्टेयर में खरीफ फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। तहसील में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अमरावती जिले में रविवार से ही बारिश का सिलसिला जारी है। जिले के धामनगांव रेलवे तहसील में भी मूसलाधार बारिश हुई है। विरुल रोघे गांव में कुछ घंटे हुई मूसलाधार बारिश से पूरा गांव ही जलमग्न हो गया है। गांव में बारिश का पानी बहने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं सड़क मार्ग पर पानी का बहाव तेज होने से कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। मूसलाधार बारिश होने से खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा। आता आपण जिथे समजा बघत आहोत की मागील 24 तासापासून जवळपास 5 वेळा आमच्याकडे अतिवृष्टी झाली। मागील 24 तासात 5 वेळा अतिवृष्टी होऊन जवळपास 4दा पूर आला आणि पूरही इतका भयानक होता की माझ्या घरामध्ये जिथे माझ्या गाडीचं पार्किंग आहे, माझ्या गाडीपर्यंत माझ्या घरात पाणी आलं। माझ्या काकाच्या घरातील 30 पोते चणा जो होता, आज सकाळी मी बघितला म्हणजे घरामध्ये पाणी शिरून घरात ठेवलेला चणा, सोयाबीन, संपूर्ण माल हा पूर्णपणे खराब झालेला आहे। याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो ना, 1 महिन्यापासून सतत महापूर सुरू असून सुद्धा आमदार असो, प्रशासन असो, काही असो, प्रत्येक जण येतात, आश्वासन देऊन जातात, तलाठी येतात, पटवारी तहसीलदार येतात, कृषी सहाय्यक येतात, फक्त तुम्ही सर्वे करून चालले, पण नेमकं आजपर्यंत एकाही कास्तकाराच्या खात्यामध्ये 1 रुपया सुद्धा कोणीच जमा केलेला नाही आहे। इथे कोणतीही नियम अटी शर्ती न लावता सरसकट प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात त्वरित जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई तुम्ही द्या। वाजतापासून सकाळी 12 वाजतापासून पाणी चालू झालं असताना काल दुपारी 2 ते 2:30च्या दरम्यानची एवढी वाईट परिस्थिती होती की संपूर्ण गाव विरुड गाव हे जलमय झालं होतं। कारण की आमच्या गावामध्ये जो येणारा हा नाला आहे, याला वडगाव व दिपोरी वरून पूर्ण पाण्याचा फ्लो येते व मंडोदरी व विदर्भ नदीचं पाणी जर वाहतं असलं तर हे पाणी ब्लॉक करून हे गावामध्ये घुसते। त्याच्यानंतर पुन्हा सायंकाळची परिस्थिती अशी होती की लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलं, त्यांना 4 ते 5 कुटुंबांना 12 ठिकाणी स्थलांतरित केलं। त्यामध्ये काही जणांच्या घरात पाणी घुसलं, भिंती पडल्या, शेती पिकाचे पूर्णपणे नुकसान झाले। यामध्ये म्हणजे पीक कोणत्याही परिस्थितीत कामी पडणार नाही व एवढी बिकट परिस्थिती विरुडमध्ये आता झाली आहे। विरुड सध्या सर्व जलमय झालेला आहे। आमच्या गावामध्ये 3 वेळा ढगफुटी झाली आहे आणि आमच्या इथं जे मेन नदी आहे, विदर्भ नदी मंडपधरी, तर त्या नदीला भरपूर पूर येतो। त्याच्यामुळे काल तो दिवसभर पाणी आणि गावामध्ये जे तुम्हाला दिसत असेल, आमच्या ग्रामपंचायतपासून दिवसभर पाणी वाहत आहे, म्हणजे जनावरंसुद्धा जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती। प्रत्येकाच्या घरी पाणी घुसल्यानंतर लोकांच्या भीती पडल्या, शेतकऱ्याचं ज्या पाण्यामुळे शेत कोरल्या गेलं। आजच्या परिस्थितीत कोणत्याच कास्तकाराचं पीक घरी येऊ शकत नाही। शासनाला माझी विनंती आहे, शेतकऱ्याचा अंत पाहू नये आणि ताबडतोब सरसगट हेक्टरी 75,000 रुपये मदत जाहीर करावी।
चांदूर रेलवे तहसील में जोरदार बारिश से छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर हैं। जिले में सड़क पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। चांदूर रेलवे तहसील में रविवार से ही जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी तहसील में अच्छी बारिश हुई, जिससे तहसील में सभी नदी नाले उफान पर है। कई जगह तो पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थिति ये है कि बारिश से ग्रामीण इलाके में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से कई मार्ग पर पानी भरने से आसपास के गांव का संपर्क टूट गया है, जिससे प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। तहसीलदार राजेंद्र इंगले ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। सरकण्यासाठी रस्ता आहे ना. त्यानंतर तिकडे एखादं बी घर नाही किंवा त्याला डॉक्टर शिक्षण महोश्री, जिनका महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम और विदर्भ में प्रथम स्थान है, वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन उर्फ भैया साहिब देशमुख के नेतृत्व में प्रगति पैनल ने पंजाबराव देशमुख द्वारा स्थापित श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के 5 साल के चुनाव में निर्विवाद बहुमत हासिल किया है। मध्यरात्रि 1:30 बजे घोषित 9 सीटों में से प्रगति पैनल ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है और विकास पैनल ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। अमरावती के श्री शिवाजी शिक्षण संस्था का पंचवर्षीय चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। इस चुनाव में 80% सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद शाम 7:30 बजे से मतगणना शुरू हुई। संगठन के अध्यक्ष पद की मतगणना में निवर्तमान अध्यक्ष प्रगति पैनल के हर्षवर्धन और भैया साहिब देशमुख ने 389 वोट हासिल कर जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी विकास पैनल के नरेश चंद्र ठाकरे को 272 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रगति पैनल के दिलीप बाबू इंगोले ने 424 वोट हासिल कर जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी विकास पैनल के बाला साहेब वैद्य को 242 वोट मिले। शाम को शुरू हुई मतगणना प्रक्रिया का परिणाम देर रात घोषित किया गया। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए प्रगति पैनल के हेमंत वासुदेव कालमेघ को 490 मत, केशवराव रामकृष्ण राव गावंडे को 387 मत, सुरेश जनार्दन राव खोत्री को 331 मत और सुभाष श्रीधर पंत बंसोड़ को 280 मत मिले। मतगणना के पहले चरण में प्रगति पैनल के विजयी होने के साथ ही प्रगति पैनल के समर्थक जयकारे लगाने लगे। प्रगति पैनल के 4 कार्यकारी सदस्यों के चुनाव के साथ ही यह स्पष्ट था कि प्रगति पैनल अकेले ही सत्ता संभालेगा। मतदारां इतके शुद्ध मतदार या देशाच्या डेमोक्रेटिक सिस्टीम मध्ये तुम्हाला कधीही पाहायला मिळणार नाही, परंतु शिवाजी शिक्षण संस्थेचे मतदार आजीवन सभासद हे कुठल्याही जातीवाचक शब्दाच्या प्रयोगाला प्रोत्साहन देणार नाहीत। कारण भाऊसाहेब पंजाबरावांनी ही शिक्षण संस्था स्थापन करत असताना श्री शिवाजी मराठा शिक्षण संस्था मध्ये नुसतं मराठा हे नाव जातीवाचक वाटते, म्हणून भाऊसाहेबांनी या संस्थेचं नाव श्री शिवाजी शिक्षण संस्था ठेवलं होतं। निवडणुकीच्या ह्या 15 दिवसामध्ये जेव्हा विरोधक आमच्यावर खालच्या स्तरावर जाऊन प्रचार करत होते, तेव्हा ह्या 15 दिवसामध्ये 2 कॉलेजेसला नॅकचं A+ आणि B++ मिळालं। निम्मा येथे आम्हाला एक सिनियर कॉलेज मिळालं आणि इन ॲडिशन टू दॅट आमच्या पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या सीट गायनेकच्या वाढून आल्या। ह्या प्रगतीकडे पाहून लोकांनी परत एकदा माननीय हर्षवर्धन देशमुख यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवलेला आहे। 3 उपाध्यक्ष पद के लिए प्रगति पैनल के एडवोकेट गजानन राव पुनकर, एडवोकेट जयवंत पाटिल और विकास पैनल के केशवराव मेटकर विजयी हुए हैं। विकास पैनल उपाध्यक्ष पद के चुनाव में 1 सीट बरकरार रखने में कामयाब रहा। आम्ही प्रचार जो केला त्या निवडणुकीत तो आम्ही आमच्या केलेल्या कामाचा केला, प्रगतीचा 5 वर्षाची प्रगती केली होती त्याचाच प्रचार केला। त्याच्यामुळं आम्हाला यश मिळणार आहे हमखास। कसं असतं की शेवटी केलेल्या कामाबद्दलच शिवाजी शिक्षण संस्थेचे आजीव सदस्य हे जागृत सदस्य आहेत आणि फक्त भेटून किंवा मिळून
काम ते मदत देत नाही. तर जे काम 5 वर्षात केलं असतं त्या कामाची पावती आणि आम्ही जो जाहीरनामा दिला याच्या पुढं काय करणार आहोत तोही त्यांना पटला आणि ह्यांनी पहिले एवढं काम केलं जे आमचे 20 मुद्द्यांनी मंजूर केले या 24 टाकले हेही हे करतील. आणि शिवाय ही संस्थेची जी प्रगती आहे की भाऊसाहेबांनी ही संस्था स्थापन केली बहुजन समाजाची प्रगती अशीच होत राहील यांचा विश्वास मतदाराला आमच्याबद्दल होता. म्हणजे आजीवन सदस्याला होता आणि म्हणून त्यांनी आम्ही त्यांना सांगितलं की पूर्ण पॅनल आला तर चांगलं लढतं म्हणून त्यांनी पूर्ण पॅनलला विजयी केली. एक सीट फक्त 8 मतांनीच पडली म्हणजे तो काही हे नाही थोडंशाने आता एक बाकी सगळं पॅनल आमचं निवडून आलं. याला कारणीभूत आम्ही केलेले कामं आम्ही केलेली प्रगती आजीवन सदस्यांचा आमच्यावर विश्वास आणि आजीवन सदस्याचा विश्वास आम्ही सांगायला ह्याही वेळी सांगितले होते की असाच विश्वास तुम्ही कायम ठेवाल तर पुढची प्रगती होत जाईल. परिणाम घोषित होते ही प्रगति पैनल के समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के सचिव शेषराव खाड़े और संस्था के कर्मचारी भी इस समय उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन देशमुख ने कहा कि यह चुनाव पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का ही परिणाम है। मी या प्रसंगी डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांना अभिवादन करून त्यांच्या आशीर्वादाने हो सर्व सन्मान्य आजीवन सभासदांनी आमच्या पारड्यामध्ये जे यश टाकलं त्याला मान ठेवून पुढच्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी टाकलेल्या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊ देणार नाही या प्रकारचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करेल. जसं की या 5 वर्षात आरोपांमध्ये तथ्य नव्हतं की या निवडणूक निकालावरून सिद्ध मतमोजणीच्या वेळा राडा सुद्धा करण्यात आला कबुकी करण्यात आली कसं उत्तर द्याल आलेल्या त्यांच्या स्वतःच्या परिस्थितीमुळे नैराश्यापोटी त्यांना त्यांचा पराजय समोर दिसत होता. त्याच्यातून हे सगळे प्रकार घडले दुर्दैवी प्रकार घडले जे संस्थेमध्ये आतापर्यंत अशा प्रकारचा कुठलाही प्रकार घडला नव्हता. ते कुठल्या स्तराचे होते याचं फार बोलकं उदाहरण तो राडा. शुरू से ही अभियान में अग्रणी रही प्रगति पैनल ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है और शिवाजी शिक्षा संस्थान अब एक बार फिर से देशमुख सत्ता के हाथों में है। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। अमरावती जिले में अंतरधर्मीय विवाह का मामला सामने आया है। युवती के अमरावती जिले में वापस लौटने के बाद ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से लव जिहाद का मामला चर्चा में आ गया है। अमरावती जिले की आदिवासी बहुल धारनी तहसील की 23 वर्षीय लड़की को शेख रईस ने अकोट से अगवा कर हैदराबाद ले जाकर मौलाना के घर जबरन शादी की थी। पीड़िता का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी देते हुए हैदराबाद के मौलाना के घर में जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और बीफ खाने को कहा गया। शादी के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद पीड़िता ने शेख रईस के घर से बाहर जाने के बाद अपने घर वालों को फोन कर अपनी आपबीती बताई। 3 दिन पहले उसके परिजन पुलिस की मदद से उसे छुड़ाकर घर ले आए। अब इस मामले में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने पुलिस पर मामले की जांच पड़ताल में लापरवाही का आरोप लगाया है। धारणीमधली एक 26 वर्षाची मुलगी ही अकोटवरून तिला धमक्या देऊन पळवण्यात आलेलं होतं। काही 2 मुस्लिम युवकांच्या बरोबर हैदराबादला नेण्यात आलं। हा पोरगा कत्तलखान्यामध्ये काम करतो हैदराबादला। तिथे एका मस्जिदमध्ये लग्नासाठी नेण्यात आलं। मस्जिदनी नकार दिल्यानंतर मौलानाच्या घरी लग्न लावण्यात आलं। पहिले 8 दिवसपर्यंत त्या मुलीच्या म्हणण्याप्रमाणे ते चांगले वागले, मात्र 8 दिवसानंतर तिच्यावर अत्याचार सुरू झाले। तिला जबरदस्तीनं बैलाचं मांस गोमांस खाण्यासाठी प्रेशराईज करण्यात आलं, नमाज पढण्यासाठी प्रेशराईज करण्यात आलं। रोज तिला म्हणजे त्रास देण्यात आला। शेवटी 4-5 दिवसाच्या अगोदर तिने तिच्या आईला फोन केला। आईला फोन केल्यानंतर पोलीस स्टेशनलाही त्यांनी इन्फॉर्म केलं आणि तिचे जावई आणि भाऊ तिला घ्यायला गेले आणि घ्यायला गेल्यानंतर तिला विमानाने इथे आणलं। त्यावेळेला सुद्धा त्यांनी मोठा प्रतिकार केला, परंतु पोलिसाच्या सहाय्याने तिला सोडवण्यात आलं, हैदराबादच्या पोलिसाच्या सहाय्याने। ताबडतोब या मुलीला त्रास देणाऱ्या, मुलीशी जबरदस्तीने लग्न करणाऱ्या या सर्व कुटुंबाला, जे सध्या हैदराबादमध्ये राहते, त्याला अटक करावी ही माझी मागणी आहे।
अमरावती की सांसद नवनीत राणा के खिलाफ भीम आर्मी सड़कों पर उतर गया है। भीम आर्मी ने राणा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर सोमवार को मार्च निकाला। कथित लव जिहाद के मामले में 2 दिन पहले नवनीत राणा ने अपना फोन रिकॉर्ड करने की बात को लेकर राजापेट थाने में जमकर बवाल किया था। अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला नवनीत राणा को भारी पड़ सकता है। नवनीत राणा की हरकत के खिलाफ भीम आर्मी संगठन की ओर से डॉक्टर आम्बेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला गया। इस मामले में नवनीत राणा के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किए जाने की मांग भीम आर्मी संगठन की ओर से की गई है। दरियापुर तहसील के ऋण मोचन में गणेश विसर्जन के दौरान पूर्णा नदी में एक युवक बह गया था। इस बीच रविवार को उसका शव नदी के किनारे से बरामद किया गया है। दरियापुर तहसील की पूर्णा नदी के किनारे गणेश विसर्जन के लिए आए तुलसीदास उंदराजी खंडारी शुक्रवार 9 सितंबर को पैर फिसलने से नदी में गिर गए थे। उन्हें तुरंत आसपास के नागरिकों द्वारा देखा गया था, लेकिन तब तक वे नदी के पानी में बह चुके थे। उसके बाद अमरावती जिला रेस्क्यू टीम तुलसीदास खंडारे को पूर्णा नदी तल में तलाश कर रही थी। खंडारे का तलाशी अभियान करीब 40 घंटे तक चला। इस बीच बचाव दल को उनका शव निकालने में कामयाबी मिली। उनकी मौत के बाद गाँव में मातम है। अमरावती जिले में भी लंपी बीमारी का प्रकोप बढ़ने से पशुपालक चिंतित है। धारणी और चिखलदरा तहसील में कई जगह पशुओं के लंपी बीमारी से संक्रमित होने से इस बीमारी का खतरा बढ़ने लगा है। अमरावती जिले के धारनी और चिखलदरा तहसील में लंपे वायरस का संक्रमण देखने को मिल रहा है, जिससे कई मवेशी बीमार हो गए हैं। चूरनी हथरू क्षेत्र के 40 गांव के पशुधन संकट में है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए खेती के साथ ही पशुपालन भी एक व्यवसाय है और इस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर पशु और कृषि पर निर्भर है। लेकिन लंपे वायरस के कारण इस क्षेत्र के पशुपालक बहुत डरे हुए हैं और लंपे वायरस के कारण मेलघाट में पशुधन खतरे में है। एक और बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है तो दूसरी ओर पशु चिकित्सालय के बंद होने से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। यहाँ कोई डॉक्टर या चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए पशुओं का इलाज करने में ग्रामीण असमर्थ है। ग्रामीणों ने इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए बंद पड़े पशु चिकित्सालय में डॉक्टर और दवा उपलब्ध कराने की मांग की है। अमरावती जिले में लंपी बीमारी फैलने लगा है और जिले के 12 गांव में 314 मवेशी लंपी से प्रभावित हुए हैं। एहतियात के तौर पर जिले में पशुओं के साप्ताहिक बाजार और पशु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य के पूर्व मंत्री विधायक बच्चू कडू ने किसानों से अपने पशुओं का तत्काल टीकाकरण कराने की अपील की है। आपल्याकडे लंपी लस उपलब्ध झाली आहे। किमान अमरावतीला 40,000 लसी उपलब्ध आहे, त्यापैकी 10 ते 15,000 अचलपूरमध्ये सुद्धा आपण उपलब्ध करून दिलेले आहे। सगळ्या शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे का इथला न घाबरता फक्त लसीकरण सगळ्यांनी करून घ्यावं। काही अडचण असली तर आम्हाला सांगा, आम्ही सोबत राहू, कारण याच्यावर मात करण्यासाठी लसीकरण होणं फार गरजेचं आहे आणि म्हणून त्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावा। कुठे अडचण असली तर सांगावं। धन्यवाद। अमरावती जिले के धारणी तहसील की महत्वाकांक्षी प्रकल्प पिछले 13 वर्षों से अधूरी है। इस बीच राज्य में 3 सरकार बदल गई, लेकिन ये प्रकल्प पूरा नहीं हो सका। मनसुधावड़ी की गड़गा प्रकल्प सरकारी और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है, जिस कारण मेलघाट के किसान अभी भी सिंचित कृषि से वंचित है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के लिए गड़गा मध्यम प्रकल्प काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन फंड नहीं मिलने से इस प्रकल्प का काम अधूरा ही है। लेकिन 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गड़गा मध्यम प्रकल्प अभी भी पूरा नहीं हो सका है। गड़गा मध्यम प्रकल्प 2008-9 में मनसुधावड़ी के पास बहने वाली गड़गा नदी पर शुरू की गई थी। वैसे शुरुआत में आसपास के ग्रामीणों ने इस प्रकल्प का विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि ग्रामीणों का तर्क था कि प्रकल्प से 2 गाँव मनसुधावड़ी और तात्रा का पुनर्वास किया जाएगा। वैसे बाद में सभी की सहमति से शुरू प्रकल्प के निर्माण का कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन 10-12 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। काम पूरा नहीं होने से हर साल लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है। अगर इस पानी को बरकरार रखा जाता है तो यहाँ के किसानों के लिए साल के 12 महीने सिंचाई के लिए वरदान साबित होते, लेकिन आज भी यह प्रकल्प पूरा होता नहीं दिख रहा है। मेलघाट के किसानों ने मांग की है कि गड़गा प्रकल्प को जल्द पूरा किया जाए और सिंचाई के लिए इसका लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। अब देखना होगा कि राज्य की नई सरकार इस प्रकल्प पर कब ध्यान देती है। केंद्र सरकार की नीति से नाराज विपक्ष के नेतृत्व में अमरावती में युवा खिलाड़ियों ने आंदोलन किया।
केंद्र सरकार की नीति के कारण बंद हुई स्कूली खेल प्रतियोगिताओं को शुरू करने की मांग करते हुए अमरावती के राजकमल चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अमरावती जिला शारीरिक शिक्षा एवं खेल समिति की ओर से अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया गया। एजुकेशन इज मस्ट बट हेल्थ इज फर्स्ट का संदेश देते हुए खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार की खेल नीति के उदासीन रूप के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सांकेतिक खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता यूनिफॉर्म पहनकर खेल सामग्री के साथ आंदोलन किया। ये सभी बच्चे 10वीं और 12वीं में 25 नेशनल लेवल पर खेलने की काबिल काम है। अमरावती शहर में महादेव खोरिया और विश्वविद्यालय परिसर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए का खौफ है। एक बार फिर से रिहायशी इलाके में तेंदुए के नजर आने से परिवार के लोग काफी दहशत में हैं। अमरावती शहर के पास के जंगलों में जानवरों की संख्या बढ़ गई है और ये जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। शहर के महादेव खोरी विश्वविद्यालय परिसर, राज्य रिजर्व पुलिस बल कॉलोनी के रिहायशी इलाकों में कभी बाघ तो कभी तेंदुआ नजर आता है, जिससे यहाँ रहने वाले नागरिकों में दहशत का माहौल है। राज्य रिजर्व पुलिस बल कॉलोनी के अंतर्गत वेंकटेश कॉलोनी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रात के समय तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। यह तेंदुआ दीवार को पार कर कॉलोनी में प्रवेश कर रहा है। वेंकटेश कॉलोनी में तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया था, जबकि पिछले 8 दिनों में क्षेत्र के आवारा कुत्तों और सुअरों को भी तेंदुए ने शिकार बनाया है। इस तरह से कई बार तेंदुए के रिहायशी इलाके में नजर आने से स्थानीय लोग काफी डरे सहमे हैं। लोगों ने वन विभाग से हिंसक वन्य प्राणियों को पकड़ने की मांग की है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।